अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एच ऑनलाइन पर। और आज मैं इस सीरीज़ की 8वीं सबक प्रॉमिस जिसके लिखने वाली जिलानी बानो है उसकी पार्ट 2 के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले की वीडियो में इस सबक को एक्सप्लेन किया था, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको आसानी हो। और आज की इस वीडियो में मैं आपके सबक को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसमें इस सबक के मुसन्निफ के बारे में और जितने भी सवालात हैं उसको हल करूंगा। उसके अलावा मैं जिलानी बानो की कुछ वीडियो भी आपको दिखाऊंगा जिससे आपको और भी आसानी होगी। तो अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए अब हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए आज वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अफसाना की बात करते हैं। हालांकि इससे पहले जो मैं आपको बताया था बिशन सिंह जिसके लिखने वाले टोबा टेक सिंह है, उसमें मैं अफसाना के बारे में अच्छे से बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अफसाना अदब की नसरी सिन्फ है। और अफसाना एक ऐसा किस्सा है जिसमें किसी एक वाक़या या ज़िंदगी के किसी अहम पहलू को इख्तिसार और दिलचस्पी से तहरीर किया जाता है। बहरहाल अब हम उर्दू के मशहूर अदीबा मुहतरमा जिलानी बानो के बारे में जानते हैं जो इस अफसाने यानी प्रॉमिस के लिखने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका असल नाम जो है वो जिलानी बानो है, और इनके वालिद मुहतरम का जो है ना वो नाम अल्लामा हैरत बदायूनी है, जो उर्दू और फ़ारसी के मशहूर शायर और आलिम दीन भी थे। इनके 7 बच्चे थे जिनकी परवरिश खुसूसी दिलचस्पी ली, यानी जिनके परवरिश में अल्लामा हैरत बदायूनी जो है ना वो मतलब खुसूसी दिलचस्पी ली। और मैं आपको बता दूं कि जिलानी बानो की पैदाइश 14 जुलाई 1936 ईस्वी में बदायूं जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ हुई थी, लेकिन इनकी परवरिश जो है वो हैदराबाद में हुई। यानी इनकी परवरिश जो है वो कहाँ हुई थी? हैदराबाद में हुई थी। क्यों? क्योंकि इनके वालिद मुहतरम जो है अल्लामा हैरत बदायूनी जो मुलाजमत के सिलसिला में हैदराबाद आए और यहीं के होकर रह गए थे। और आप तो जानते भी होंगे कि शहर हैदराबाद अदब का भी गहवारा है। इस शहर ने कई अदबी शख्सियात को जन्म दिया है, और उसी में से एक अहम नाम जो है वो जिलानी बानो का है जो इसी शहर में रहती है। जिलानी बानो की शादी मशहूर अदीब डॉक्टर अनवर मुअज़्ज़म से 1959 ईस्वी में हुई थी। और अगर हम जिलानी बानो की तालीम की बात करें तो जिलानी बानो की तालीम एमए तक है, और इन्होंने ज़्यादातर इम्तिहानात प्राइवेट ही से पास किया। इब्तिदा में इन्होंने सबा बदायूनी के नाम से शायरी की। आपसे पूछेगा कि इब्तिदा में जिलानी बानो ने किस नाम से शायरी की, तो किस नाम से शायरी की थी? सबा बदायूनी के नाम से शायरी की थी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिलानी बानो को मौसीकी और मुसव्विरी का भी शौक़ रहा, लेकिन वह अफसाना निगार और नाविल निगार के तौर पर मशहूर हुई। जिलानी बानो का पहला अफसानवी मजमुआ जो है वो रोशनी के मीनार नाम से शाये हुआ। आपसे पूछेगा कि जिलानी बानो का पहला अफसानवी मजमुआ किस नाम से शाये हुआ, तो क्या जवाब देंगे आप? रोशनी के मीनार नाम से शाये हुआ। और नरवान और कुन जो है उनके दूसरे अफसानवी मजमुए हैं। ईवान गज़ल और बारिशंग उनके नावलों के नाम हैं, और नगमे का सफ़र और जुगनू और सितारे उनके नाविल्ट हैं। अच्छा, नाविल और नाविल्ट में क्या फ़र्क है आपको तो मालूम ही होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नाविल जो होता है ना वो लंबा होता है और उसमें किरदारों की कोई क़ैद नहीं होती, और ज़िंदगी के ज़्यादातर समाजी मसाइल को नाविल के अंदर पेश किया जाता है। और उसी तरह नाविल की बनिस्बत जो होता है ना नाविल्ट वो छोटा होता है। तो उम्मीद है कि अब आप नाविल और नाविल्ट में क्या फ़र्क है वो आप समझ चुके होंगे। मैंने मुख्तसर में आपको बताने की कोशिश की है। बहरहाल अब आगे देखिए। रोशनी के मीनार, नरवान, पराया घर, रात के मुसाफिर, रोज़ का किस्सा या कौन हंसा, तरियाक, नई औरत, सच के सिवा, बाद फूलों की, ये सब जो है ना जिलानी बानो की अफसानवी मजमुए हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि जिलानी बानो का पहला अफसानवी मजमुआ कौन है, तो अभी मैं आपको बताया था ना रोशनी के मीनार जो है वो उनके पहला अफसानवी मजमुआ है। और ये जो मैं अभी आपको बताया हूँ रोशनी के मीनार, नरवान, पराया घर, रात के मुसाफिर, रोज़ का किस्सा या कौन हंसा, तरियाक, नई औरत, सच के सिवा, बाद फूलों की, इनके ये सब क्या है? ये अफसानवी मजमुए हैं। अब आगे देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिलानी बानो को कई अवार्ड से नवाजा गया। क्यों? क्योंकि ये उर्दू की मशहूर अदीबा थी। जैसे मैं आपको बता दूं क्या क्या अवार्ड से नवाजा गया, तो जैसे नक़ूश अवार्ड, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, मोदी गालिब अवार्ड, कुल हिंद कौमी अवार्ड, ये सब से जिलानी बानो को मतलब अवार्ड से नवाजा गया था। अब मैं आपको जो बताया था शुरू में कि जिलानी बानो की कुछ वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा जिससे आपको आसानी हो।
तो जी हाँ, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उसमें देखिए, उसमें पूछा है, मतलब वो जो इंटरव्यू ले रहे हैं वहाँ के बच्चे, तो उन्होंने पूछा कि आजकल के ज़माने के उर्दू तलबा को आप क्या कहना चाहती है। तो देखिए वो क्या कह रही है इस बारे में, वो आप समझे। आज के ज़माने के उर्दू तलबा को आप क्या कहना चाहती है? क्या हमारे ज़माने में भी, हमसे पहले के ज़माने में भी उर्दू जो है ना स्कूलों में पढ़ाते थे ना कॉलेजों में, मगर हमारे घरों में, हमारे ख़ानदान में सब लोग उर्दू पढ़ते थे और ख़ास तौर पे लड़कियों को ज़रूर पढ़ाते थे उर्दू। लड़कियों को उर्दू ज़रूर पढ़ाते थे। तो उर्दू के अफ़साने, उर्दू की शायरी, ये सब लड़कियां ज़्यादा पढ़ती थीं और वो कॉलेजों को ना जाए, स्कूलों को ना जाए, मगर उर्दू पढ़ना उनके लिए ज़रूरी था। ऐसे हमारे अब्बा जो है उन्होंने पढ़ाई, हमें जो है मखदूम मुहीउद्दीन जो बहुत बड़े शायर थे हैदराबाद के, वो हमारे घर भी आते थे, तो हमारे अब्बा के दोस्त थे। तो इन लोगों से जो है उर्दू जो है कोई गवर्नमेंट की ज़बान कभी भी नहीं रही। और मैं आज भी कहूँगी कि आप लोगों को दिलचस्पी है तो आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आई, लेकिन उर्दू पढ़िए भी, उर्दू लिटरेचर भी पढ़िए, क्योंकि आप ही लोग बाकी रखेंगे, गवर्नमेंट बाकी नहीं रखेगी उर्दू को। और गवर्नमेंट के अलावा जो दूसरे पॉलिटिशियन हैं या दूसरी ज़बानों के लोग हैं, वो लोग उर्दू से कोई दिलचस्पी नहीं रखते। इंग्लिश पढ़ते हैं, तेलुगु पढ़ते हैं। अपने हैदराबाद में तेलुगु पढ़ने वाले ज़्यादा हैं, इंग्लिश वाले हैं, मगर उर्दू वाले कहाँ हैं? तो उर्दू को बाकी रखेंगे आप लोग, लिखना पढ़ना भी सीखिए और सिखाइए भी। ये हम तो आपसे ज़रूर कहेंगे। मेरे अफसानों को और मेरे अदब को सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला। फिर मेरे अफसानों का जो है, मैंने जब लिखना शुरू किया था उस वक्त जो है ये मखदूम और श्याम बेनीगल और राज बहादुर गौड़, इन लोगों ने जो है मेरे अफसाने जब पढ़े थे तो इन्होंने वहाँ रूस में भी भेजा था। तो मेरे अफसानों का ट्रांसलेशन मॉस्को में भी हुआ, तो वहाँ से मुझे सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला था। तो मुझे बुलाया गया था, मॉस्को बुलाया था मुझे, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला था मुझे। मेरे अफसानों का मजमूआ भी और शाया हुआ था। तो उर्दू के किसी अदीब को सोवियत लैंड नहीं बुलाया गया होगा और ना किसी को अवार्ड दिया होगा अमेरिका वालों ने या इन वालों ने, मगर मुझे सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला। मेरे इसमें शामिल है, मैं आपको बता दूँगी, मेरे बायोडेटा में शामिल है ये। और मेरे अफसानों का ट्रांसलेशन भी हुआ। व्लादो सोकोलोव बहुत मशहूर वहाँ के अदीब थे और उन्होंने मेरे अफसानों का मॉस्को में ट्रांसलेशन किया था। और मरियम सलगानेक ने तो रिसर्च की थी मेरे अफसानों की। मरियम सलगानेक, इन्होंने रिसर्च की थी मेरे अफसानों। तो उम्मीद है कि अब आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ चुके होंगे कि किस तरह जिलानी बानो ने उर्दू तलबा को बेदार करने की कोशिश की है, उर्दू की तरफ रुजू करने की कोशिश की है। क्योंकि आप तो जानते भी हैं कि गवर्नमेंट यहाँ तक के उर्दू को मतलब ख़त्म ही करना चाहती है। यहाँ तक कि जब एग्ज़ाम होता है, मॉडल सेट भी आता है, तो आप देखते भी होंगे कि हर मतलब हिंदी, इंग्लिश, चाहे फिजिक्स, बायोलॉजी, सबका मतलब मॉडल सेट भी छपी हुई निकलती है, लेकिन उर्दू का जो है वो लिख कर मतलब हाथों से लिखा हुआ आता है। तो इसका मतलब क्या है, ये सब जो है उर्दू को ख़त्म करने की साजिश रची जाती है। तो उसको बचाएंगे कौन? हम और आप मिलकर बचाएंगे। इसलिए यही बात है जिलानी बानो उस वीडियो में कही है। अब आप आगे देखिए कि उनसे क्या कहते हैं, इंटरव्यू में एक और सवाल पूछा गया था कि आप ये जो सफ़र है, आपकी जो ये सफ़र है उर्दू अदब में, वह किस तरह से शुरू हुआ, ये आप बताएं। तो देखिए वो क्या कहती है इस बारे में। उसके बाद जब ये वीडियो आप देख लेंगे, उसके बाद मैं आपको क्या कहते हैं, इस सबक में जितने भी सवालात हैं ना उसको हल करूँगा। तो देखिए वीडियो क्या कह रही है जिलानी बानो। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी ये जो सफ़र है उर्दू अदब से, आपका जुड़ाव वो किस तरह से शुरू हुआ था? देखिए, आगाज़ की कोई बात ही नहीं है। हमारा जो घर था, अल्लामा हजरत बदायूनी, वो बहुत अरबी फ़ारसी के शायर, उर्दू के शायर भी थे और बहुत ही
अदब से और मौसीकी से, उन सब चीज़ों से दिलचस्पी थी। तो उन्होंने जो है, अच्छा उस ज़माने में लड़कियों के लिए कोई ऐसी तालीम ज़रूरी नहीं समझी जाती थी, लेकिन हमारे अब्बा ने हमको सब सिखाया। अच्छा, फिर इसके अलावा एक बहुत मशहूर उस वक्त के मौसीक़ार थे आरिफ रऊफ़ और रोशन अली, तो वो हमारे अब्बा के पास आते थे। तो हमारे भाई जो थे हसन एम हसन, डॉक्टर अफजल मोहम्मद, अहमद जलीस, तो इन सब को, हम सब को जो है वो क्लासिकल गाना भी सिखाते थे कि ये क्या है। हालांकि हमारे ख़ानदान वाले बोलते थे कि ये लड़कियों को गाना क्यों सिखा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्यों सिखाएंगे, मगर उन्होंने जो है हमको वो भी सिखाया। फिर इसी तरह से जो है मखदूम साहब जो हैं, मखदूम जो थे वो हमारे अब्बा के दोस्त थे। आपके घर का जो माहौल था अदबी था, जाहिर है। तो उम्मीद है कि अब आप समझ चुके होंगे इन दोनों वीडियो को देखने के बाद कि हमें किस तरह से उर्दू को बढ़ावा देनी चाहिए और हमें किस तरह से दिली मोहब्बत के साथ उर्दू को पढ़नी चाहिए। और उसके अलावा आपने देखा दूसरी वीडियो में कि उनसे जब पूछा गया था कि आपकी ये जो सफ़र है उर्दू अदब से वह किस तरह शुरू हुआ, तो आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपने लफ्ज़ों में बयान किए है। बहरहाल अब आप आगे देखिए, इसमें जितने भी सवालात हैं उसको मैं हल करूंगा। तो सबसे पहले हम मुख्तसर तरीन सवालात, जिसे हम वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कहते हैं, उसको हल करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला सवाल क्या है। तो इसमें सबसे पहला सवाल है, जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो इसमें दो सवाल पूछा गया है, एक है कि जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई और दूसरा है कि जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई। तो ये जो मैं आपको शुरू में ही बताया था जब मैं मुसन्निफ़ के बारे में बताना शुरू किया था, तो बहरहाल जिलानी बानो की पैदाइश जो है वो 1936 ईस्वी में, कब, यानी 14 जुलाई 1936 ईस्वी को हुई। और इसमें पूछ रहा है कहाँ हुई, तो बदायूं जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ हुई थी। अब आगे देखिए सवाल नंबर 2, जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम बताइए। तो मैंने तो कई अफसानों का नाम बताया आपको, लेकिन जिलानी बानो के यहाँ पर पूछ रहा है एक अफसाने का नाम बताइए। तो जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम पड़ाया घर है। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 3, जिलानी बानो के दो नावलों के नाम बताइए। आपकी किताब में अभी अभी जस्ट मैं बताया था ना, जिलानी बानो के दो नावलों के नाम क्या क्या है। आप अपना किताब जब खोलेंगे ना और पेज नंबर 59 में जाएंगे तो नीचे से 3 लाइन ऊपर देखे, वहाँ पर लिखा है कि ईवान गज़ल और बारिश संग उनके नावलों के नाम हैं। तो क्या हो जाएगा, दो नावलों के नाम ईवान गज़ल और बारिश संग जो है वो जिलानी बानो के नावल हैं। उसके बाद सवाल नंबर 4 देखिए, अफसाना प्रोमिस का मरकज़ी किरदार कौन है। तो अफसाना प्रोमिस में हालांकि किरदार तो कई हैं, लेकिन यहाँ पर मरकज़ी किरदार कौन है वो पूछा जा रहा है। तो अफसाना प्रोमिस का मरकज़ी किरदार कौन है, अम्मू है। अब आगे देखिए सवाल नंबर 5, प्रोमिस अफसाने के दो किरदारों के नाम बताइए। अभी अभी मैं जस्ट बताया था ना कि इसमें कई किरदार काम करते हैं, जैसे अम्मू, उसी तरह उनके 4 बेटे जो हैं क्या कहते हैं, खुर्शीद, रशीद, जमशेद और हमीद, और उसी तरह अम्मू की खादमा जो है ख्वाजा बी, वो भी तो किरदार ही है इस मतलब अफसाने में। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रोमिस के दो किरदारों के नाम बताइए। तो जमशेद और हमीद को मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रोमिस अफसाने के दो किरदार कौन कौन हैं, जमशेद और हमीद। उसके बाद आगे देखिए सवाल नंबर 6, कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था। ये जो पहली वीडियो जब मैं आपको बताया था उसमें सारी चीज़ तो बताई थी मैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, उसमें मैं खुलासा बताया हूँ इस सबक का। तो कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था, आप लोग बताएं। कैंसर का मर्ज अम्मू के सारे बदन में फैल गया था। अब आगे देखिए सवाल नंबर 7, ख्वाजा बी कौन थी। जी हाँ, मैं वहाँ भी बताया था कि ये सवाल अक्सर आपसे पूछा जा सकता है कि ख्वाजा बी कौन थी। तो ख्वाजा बी कौन थी, अम्मू की खादमा थी जो अम्मू की खिदमत करती थी। अब आगे देखिए सवाल नंबर 8, ग्रैंड मम ने अपने चारों बेटों के साथ ज़िंदगी इंजॉय करने का कोई प्रॉमिस क्यों नहीं लिया, ये बात किसने कही। तो ये जो है ग्रैंड मॉम ने अपने चारों बेटों के साथ ज़िंदगी इंजॉय करने का कोई प्रॉमिस क्यों नहीं लिया, यह बात जो है ना वो बेबी ने, जो अम्मू की पोती थी, वो कही थी। और ये आपकी किताब में कहाँ पर देखने को मिलेगा, जब आप पेज नंबर 61 पर जाएंगे और ऊपर से 10 लाइन नीचे आएंगे ना, तो उसमें लिखा है कि बेबी ने मुंह बनाकर कहा, ग्रैंड मॉम ने अपने चारों बेटों के साथ ज़िंदगी इंजॉय करने का कोई प्रॉमिस क्यों नहीं लिया।
तो ये कहाँ है लिखा हुआ? पेज नंबर 61 पर है। आप किताब खोले और 10 लाइन ऊपर से नीचे जाए, वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 9। अम्मू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस लिया था? तो अम्मू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस लिया था? अम्मू ने अपने बेटों से मौत के बाद कांधा देने का प्रॉमिस लिया था, लेकिन वो कांधा दे भी नहीं पाया था। आपको मालूम होगा कि 3 बेटे जो थे वो गैर ममालिक में रहते थे, और तीनों जब उनकी मौत हुई तो गैर ममालिक जा चुके थे, और एक बेटा जो छोटा हमीद था वो नेतागिरी में रहता था। उन्हें कहाँ फुर्सत थी कि मैं अपनी माँ के जनाजा में भी शामिल हो सकूँ। तो अम्मू ने अपने बेटों से मौत के बाद कांधा देने का प्रॉमिस लिया था। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 10 है, जो लास्ट सवाल है, यानी मुख्तसर तरीन सवालात में। अम्मू यासीन शरीफ पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए, यह बात किसने और कब कही? इसमें 2 सवाल है, किसने कही और कब कही। तो इसमें पूछ रहा है कि अम्मू यासीन शरीफ पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए, यह बात किसने और कब कही। तो सबसे पहले यह किसने कही? तो किसने कही? अम्मू की बड़ी बहू ने कही। और कब कही? तो कब कही? नज़ा के आलम में कही थी। चलिए अब हम ये क्या कहते हैं, मुख्तसर तरीन सवालात को हल कर दिया है। अब हम मुख्तसर सवालात, जिसे हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कहते हैं, उसके तरफ चलते हैं। तो उसमें देखिए सबसे पहला सवाल है, अम्मू के एक बेटे हमीद के बारे में बताइए। तो देखिए अम्मू के 4 बेटे थे, ये तो आपको मालूम भी होगा, लेकिन यहाँ पूछ रहा है अम्मू के एक बेटे हमीद, यानी जो सबसे छोटा था ना, उसके बारे में बताइए। तो चलिए देखिए क्या जवाब है। अम्मू के 4 बेटे थे, हमीद सबसे छोटा बेटा था। हमीद की तबीयत पढ़ाई में नहीं लगती थी, सारा दिन निकम्मे लड़कों के साथ मटर गश्ती करता रहता था। कभी तलबा यूनियन का झंडा थामे सड़कों पर घूम रहा है, तो कभी किसी सियासी पार्टी के जुलूस में नारे लगा रहा है। एक दिन मालूम हुआ कि वह किसी सियासी पार्टी का रुकन बन गया है। जब इम्तिहान के दिन करीब आए तो उसके वालिद पढ़ने को कहते तो जवाब देता कि मुझे इम्तिहान नहीं देना है। वह इलेक्शन के लिए वर्क करता है। इस तरह वह फजूल कामों में पढ़कर तालीम से बिल्कुल महरूम रहकर जाहिल रह गया है। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, अम्मू के 4 बेटों के नाम और उनके काम बताइए। तो यहाँ तो बता ही रहा है कि अम्मू के कुल कितने बेटे थे? 4 बेटे थे, और अब उनका नाम और उनके काम पूछ रहा है। तो देखिए अम्मू के 4 बेटे थे, उनके नाम खुर्शीद, रशीद, जमशेद और हमीद थे। तो एक सवाल का जवाब तो हो गया इसमें, यानी इसमें जो पूछा है कि अम्मू के 4 बेटों के नाम, तो नाम तो बता दिए हम, अब उनके काम पूछ रहा है। तो देखिए उनमें खुर्शीद जो है वो डॉक्टर थे और शिकागो में रहते थे। रशीद भी इंजीनियर थे और अमेरिका में रहते थे, और जमशेद भी क्या कहते हैं इंजीनियर थे जो न्यूयॉर्क में रहते थे। सबसे छोटा लड़का हमीद जो था वह घर पर ही रहता था। क्यों? क्योंकि पढ़ाई वगैरह में उन्हें दिल नहीं लगता था, दिन भर आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता था। एक रोज़ सियासी पार्टी में शामिल हो गया और कुछ दिनों के लिए मरकज़ी हुकूमत में वजीर यानी मिनिस्टर बन गया। तो इस तरह हम अम्मू के 4 बेटों के नाम और उनके काम बता दिए हैं। अब आगे देखिए सवाल नंबर 3, अम्मू दुखी क्यों थी? तो देखिए अम्मू बीमार रहती थी, वह उलझी सांसों के दर्द को थामे दिल ही दिल में सोच रही थी। सुनसान घर, खाली कमरे, सूना आंगन, अंधेरे कमरे में अकेली लिट्टी दर्द से तड़प रही थी। बदन का कोई हिस्सा काबू में न था, दवा से भी फायदा नहीं पहुंच रहा था। कांपते हाथों से पानी की बोतल उठाने की कोशिश करती तो सारा बिस्तर भीग जाता। अम्मू ने बेटों की तालीम के लिए सारी जायदाद फरोख्त कर दी। अच्छी डिग्रियां हासिल करते ही बेटे गैर ममालिक चले गए। अम्मू इन्हीं बातों से दुखी थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा देंगे और विदेश में कहीं पर नौकरी दिला देंगे, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि वह आखिरी वक्त में आपका साथ दे। जिस तरह अम्मू के 3 बेटे जो हैं वो गैर ममालिक में रहते हैं और उनका साथ नहीं दे रहे हैं। बहरहाल अब आगे देखिए सवाल नंबर 4, अम्मू के बेटों ने उनकी मौत के वक्त साथ क्यों नहीं दिया? तो देखिए इसका क्या जवाब है। अम्मू बहुत ज़्यादा बीमार थी, कैंसर उनके सारे जिस्म में फैल गया था, गोया अम्मू मौत से करीब थी। माँ की अलालत का सुनकर तीनों बेटे जो गैर ममालिक में रहते थे अपने बाल बच्चों के साथ आए हुए थे। उनकी ख्वाहिश थी कि माँ के जनाजे को कांधा दे सके, मगर तीनों बेटे मुख्तसर छुट्टी लेकर आए थे। मुद्दत पूरी होने पर वापस चले गए। उनके जाने के बाद अम्मू की मौत हुई। छोटा बेटा हमीद जो सियासी मसरूफियत की वजह से जनाजे को कांधा न दे सका, और बकिया बेटा तो पहले ही जा चुके थे। इस तरह माँ की मौत में किसी बेटे ने साथ नहीं दिया और अम्मू यह ख्वाहिश लिए दुनिया से चल बसी। तो इस तरह अम्मू के बेटों ने उनकी मौत के वक्त साथ नहीं दिया।
तो ये तो मुख्तसर सवालात थे जो मैं आपको बताया। अब हम तवील सवालात, जिसे हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कहते हैं, अब तवील सवालात है तो इसे हम लंबे तरह से जवाब देंगे। तो देखिए इसमें सवाल नंबर क्या है, अफसाना प्रोमिस की रोशनी में आज के ओहद के इंसानी रिश्तों पर इजहार ख्याल कीजिए। तो देखिए अफसाना प्रोमिस जिलानी बानो की तख्लीक है। पेश नज़र अफसाने में आज की तेज़ रफ्तार मादी ज़िंदगी में इंसानी रिश्तों के खोखलेपन पर ज़र्ब लगाई गई है। इस अफसाने में एक बूढ़ी बीमार माँ की बेबसी का अलमिया बयान किया गया है और बूढ़ी माँ को अम्मू के किरदार में पेश किया गया है, जो 2 सालों से बिस्तर पर पड़ी है और कैंसर जैसे मोज़ी मर्ज की शिकार है। उनको 4 बेटे हैं, 3 गैर ममालिक में अच्छे ओहदे पर हैं और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। छोटा बेटा सियासत में सरगर्म है, यानी नेतागिरी में है, उसे भी माँ को देखने की फुर्सत नहीं है। तीनों बेटे जो गैर ममालिक में थे, माँ के जनाजे को कांधा देने का वादा कर रखा था, उन लोगों को जब माँ की अलालत की संगीनी की खबर हुई तो तीनों बेटे अपना वादा पूरा करने के लिए हिंदुस्तान आए, लेकिन फुर्सत न रहने की वजह से माँ को बीमार छोड़कर ही वापस चले गए। उनके जाने के 1-2 रोज़ बाद ही अम्मू की मौत हो गई, तो छोटा बेटा भी हिंदुस्तान में रहते हुए माँ के जनाजे में शामिल न हो सका। इस तरह माँ से दिखावे की मोहब्बत बेनकाब हो गई। बस इतना आप लिख दे, काफ़ी है आपके लिए। अब आगे देखिए सवाल नंबर 2, प्रोमिस अफसाने का खुलासा यानी तरखीश पेश कीजिए। तो देखिए इसका जवाब, प्रोमिस जिलानी बानो का हकीकत पसंद अफसाना है। इस अफसाने में जाह तलबी और मादा परस्ती के नतीजा में इंसानी रिश्तों के खोखलेपन की अक्कासी की गई है। अम्मू इस कहानी की मरकजी किरदार है। इनका ताल्लुक एक जागीरदारा ख़ानदान से है। इनके शौहर पेशा से वकील है, इनकी वकालत कम चलती है। अम्मू एक ज़ी-शऊर खातून है। इन्होंने अपनी जायदाद बेचकर 3 बेटों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाया। छोटा बेटा पढ़ न सका। अम्मू के 4 बेटे जमशेद, खुर्शीद, रशीद और हमीद हैं। तीनों बड़े बेटे गैर ममालिक में अच्छे ओहदे पर फाइज हैं, जबकि हमीद जाहिल रहा और सियासत में शामिल होकर मरकज़ी वज़ीर बन गया। मैं सीधा पढ़ता जा रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में मैं अच्छे से बता ही चुका हूँ और आप समझ भी चुके होंगे अगर वाकई आपने वीडियो देखा है तो, इसलिए मैं सीधा पढ़ता जा रहा हूँ। चलिए आगे देखिए। अम्मू को कैंसर जैसे मोज़ी मर्ज ने दबोच लिया। वह 2 सालों से बिस्तरे अलालत पर है। फ़ोन के ज़रिए बड़े बेटों से कभी कभार बातचीत हो जाती है। धीरे धीरे यह सिलसिला बिल्कुल कम होता गया। अम्मू के बेटों ने माँ से यह वादा किया था कि माँ के जनाजे को कांधा ज़रूर देंगे। जब अम्मू की हालत संगीन हो गई तो तीनों बेटों को खबर हुई। वह तीनों अपने बाल बच्चों समेत थोड़ी फुर्सत लेकर हिंदुस्तान आए। उन लोगों को छुट्टियां ज़्यादा न थी, इसलिए कुछ दिनों रहकर यह लोग डॉलर और रियाल देकर वापस अमेरिका चले गए। यानी ये डॉलर और रियाल जो है ना, वो अम्मू की खादमा जिसका नाम क्या है ख्वाजा, भी उनको देकर और कह दिया कि मैं जा रहा हूँ, आप मेरी माँ यानी अम्मू का ख्याल रखना। और वो अमेरिका वापस चले गए। उन लोगों के चले जाने के 1-2 रोज़ बाद अम्मू की मौत हो जाती है। शायद ये जो बातें हो रही होती है ना अम्मू और उनके बेटे के बीच कि मैं जा रहा हूँ और ये तुम लो, मतलब डॉलर रियाल लो, मेरी माँ का ख्याल रखना, ये शायद बातें जो है ना वो अम्मू सुन लेती है। बहरहाल आगे देखिए। छोटा बेटा हमीद हिंदुस्तान में रहते हुए भी माँ की मैयत को कांधा न दे सका और अम्मू अपनी तशना ख्वाहिश लेकर दुनिया से रुखसत हो गई। यानी इस तरह हम कह सकते हैं कि अम्मू के 4 बेटे थे और जिसमें से 3 तो पढ़े लिखे थे, लेकिन गैर ममालिक में नौकरी होने की वजह से वो अम्मू के मतलब खातिर बात नहीं कर पाए। और वो जो छोटा बेटा था वो भी सियासी पार्टी में शामिल हो जाने के बाद उन्हें भी फुर्सत न मिलती थी कि अपनी माँ का देखभाल करे। बहरहाल अब आगे देखिए। जो लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 3, प्रोमिस अफसाने की रोशनी में जिलानी बानो की किरदार निगारी को वाज़ेह कीजिए। तो देखिए इसका जवाब, जिलानी बानो के अफसाना प्रोमिस में किरदार निगारी ही असल बुनियाद है। अफसाना निगार ने किरदारों की ज़िंदगी के तजर्बे को दिखाया है और उसके हवाले से मौजूदा दौर के माशरती रिश्तों की सच्चाई को बेनकाब किया है। पेश नज़र अफसाना की मरकज़ी किरदार अम्मू है, जो एक माँ है। अपने शौहर की मौत के बाद किसी बेटे के पास नहीं रह पाती है। बड़े बेटों ने जानबूझकर अपनी मसरूफियात का बहाना बनाया और उन्हें आबाई मकान में रहने पर मजबूर कर दिया। इस तन्हाई में वह अपने कर्ब को झेलती है और बेटों के तय अपनी फितरी मोहब्बत का इजहार करती रहती है। यह अलग बात है कि उस जज्बे की कदर करने वाला कोई नहीं है। अम्मू को इस बात का एहसास है कि आज के दौर में इंसानी रिश्ते अपने खोखले और दिखावे के रह गए हैं। अफसाने की इब्तिदा और इंतहा दोनों में अम्मू का अमल इरफान हकीकत के ऐन मुताबिक है। अफसाने के दूसरे पैराग्राफ और आखिरी के चंद इक़्तिबासात में यह पता चलता है कि अम्मू ने हकीकत का इरफान हासिल किया है। जी हाँ, मैं आपको कल जो बताया था ना वो दूसरे पैराग्राफ और आखिरी के चंद इक़्तिबासात,
तो उससे यह पता चलता है कि माँ ने हकीकत का इरफान हासिल कर लिया है। बिस्तर पर अम्मू के सभी बेटे सर झुकाए खड़े हैं और अम्मू ने देखा कि किसी की आंखों में आंसू नहीं है। अम्मू की खादमा ख्वाजा बी ने जब उनकी आंखें खुली देखी तो डर गई कि शायद उन्होंने लड़कों को जाते हुए भी देख लिया है। यानी जब अम्मू की खादमा जो थी ना ख्वाजा बी, उससे जब बातें हो रही थी उनके तीनों बेटों की कि मैं जा रहा हूँ और ये पैसा लो और क्या कहते हैं मेरी माँ अम्मू का ख्याल रखना, तो ये बातें शायद वो सुन लेती है। तो आगे देखिए क्या है, बिस्तर पर अम्मू के सभी बेटे सर झुकाए खड़े हैं और अम्मू ने देखा कि किसी की आंखों में आंसू नहीं है। अम्मू की खादमा ख्वाजा बी ने जब उनकी आंखें खुली देखी तो डर गई कि शायद उन्होंने लड़कों को जाते हुए भी देख लिया है। मुख्तसर यह कि अफसाना प्रोमिस में जिलानी बानो की किरदार निगारी अपने उरूज पर है। उन्होंने अफसाना में किरदारों की पेशकश में फ़नकाराना सलाहियत का सबूत दिया है और माँ के किरदार का नक्श और अनमट नक्श और उनके कर्ब से कारी का अटूट रिश्ता बनाने में यह अफसाना बेहद कामयाब है, जिसमें इंसानी रिश्ते के खुगलेपन की अक्कासी की गई है। तो चलिए ये रही वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं और आप खुद से वादा करें कि जब हम बड़े हों और जब हम शादी करें, शादी तो करना आपको तय है क्योंकि अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो आपकी शादी तो ज़रूर होगी, लेकिन आप अपने माँ बाप का भी ख्याल रखें। क्यों अगर ऐसा ना हो कि आप अपने बाल बच्चे बीवी में लग जाएं और माँ बाप को जब आपकी ज़रूरत पड़े, यानी जब वो बूढ़े हो जाए और आपकी ज़रूरत है माँ बाप को, तो आप पैर लात मार कर भगा दें। ऐसा बिल्कुल ना करें, आपको कभी सोचे भी नहीं, क्योंकि आप खुद सोचें कि आप मोहल्ले में देखें कोई बच्चा होगा आपके मोहल्ले में ज़रूर, ज़र्रा बराबर भी चोट लग जाती है उस बच्चे को तो माँ किस तरह तड़पने लगती है, कलपने लगती है। तो उसी तरह आप भी कभी बच्चे रहे होंगे और आपकी माँ भी उसी तरह से देखभाल की होगी। तो जब अब आपकी ज़रूरत अपने माँ बाप को है तो आप अपने माँ बाप का साथ बिल्कुल ना छोड़ें। जिस तरह से इस कहानी में बयान किया गया है कि अम्मू के 4 बेटे हैं, लेकिन मरने के बाद भी, यानी बताएं मरने से पहले तो दूर की बात है, मरने के बाद भी कंधा देने के लिए कोई बेटा नहीं आ पाता है। तो इस कहानी से मुझे यही सबक मिलता है कि आप अपने माँ बाप का खिदमत करें और जानते भी होंगे आपके माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो आप तो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं और मैं क्या बताऊं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।